हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। तो बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स पे स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने इससे पहले भी 3 वीडियोस बनाई हैं आपके साइंस के पेपर के लिए, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। और जो कुछ भी मैंने वीडियोस में अपनी बताया था, बहुत ही लिमिटेड वीडियोस बनाई थी, लेकिन जो भी वीडियोस में बताया मैंने वो सारा का सारा पेपर में आया है। साइंस के लिए मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, हेरिडिटी से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, और एक न्यूमेरिकल बताया था मैंने लाइट चैप्टर का ही आपको। और वो सभी कुछ आपके क्वेश्चन पेपर में आया है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे पूरी वीडियोस को चेक कर लीजिए कि क्या वाकई आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आए हैं या आए हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो भी वीडियोस में बताया था उनमें से ही पेपर में क्वेश्चंस आया है और न्यूमेरिकल भी आया है जो मैंने आपको बताया था, और एक ही वीडियो बनाई थी मैंने न्यूमेरिकल के लिए। तो बच्चों, जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं पूरे पेपर्स को रीड करके, बोर्ड के लगभग 15 ईयर्स के पेपर को रीड करके तब आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए जो कि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएंगे। तो अब फिलहाल आपका एसएसटी का एग्जाम है, तो मैं एसएसटी के लिए ही अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। आपकी पहली वीडियोस एसएसटी की आ रही है, इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी। आप लोग चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए वीडियोस को। इसके बाद मैं मैप की वीडियो भी डालने वाला हूं जिसमें आपके लिए कंप्लीट मैप की स्टडी होगी, और आप सिर्फ उन मैप्स को देख करके चले जाना। 100% मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं कि वहीं से क्वेश्चन होगा मैप का, और 5 नंबर आपके बिल्कुल फ्री फंड में आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आते हैं अपने एसएसटी के टॉपिक पे। और एसएसटी के लिए मैंने आपके लिए एक चैप्टर बनाया है जो है कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके चाहिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं, और अगर नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मूव करते हैं चैप्टर में आगे, और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का, और चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। 7 मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स का ये चैप्टर मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बोर्ड बार बार आपसे पूछ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन में पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा 5 मार्क में, और मे भी ऐसे चांसेस हैं कि 3 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो विच मीन्स आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है यहाँ से, या तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा या 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% बन रहा है बोर्ड में। जितने भी पेपर मैंने ऑब्जर्व किए हैं उनमें तो यही प्रोसेस है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लगभग 15 to 16 क्वेश्चन निकाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरा अनुमान यही है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से बोर्ड आपसे पूछने वाला है। ठीक है, या तो सेम टू सेम यही क्वेश्चंस होंगे या इसी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश के अंदर भी इसी तरीके से 4 वीडियोस बनाई थी, और उन वीडियोस में मैंने बताया था कि इन 4 पोएम्स को ही आप लोग कर लो, और यही 4 पोएम्स आपकी आने वाली हैं पेपर में। और वैसा ही कुछ हुआ भी था पेपर में, आपके लिए वहीं से क्वेश्चंस आ गए थे। तो वही यहाँ पर आपको करना है, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, आप बस इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो, और आप देखोगे कि आपके एग्जाम में इन्हीं के आसपास से क्वेश्चन होंगे, या हो सकता है मे बी यही क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम शुरू करते हैं चैप्टर को अपने, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? क्वेश्चन बोलता है एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट, एक्सप्रेस योर व्यूज इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। फेवर यानी आपको इसके फेवर में अपने आंसर्स को लिखना है। एसएसटी में एक बात को ध्यान रखना है बच्चों, आप लोग आंसर्स को पॉइंट्स में लिख के आओ। अगर आप लोग ग्राफ बना के लिखोगे, पूरा 1 पन्ना 2 पन्ना भर दोगे, आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं देगा टीचर। लेकिन अगर आप अपने पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप पॉइंट्स बना के आंसर लिखोगे, तो टीचर को चेक करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और उसको आप अपनी बात अच्छी तरीके से समझा पाओगे, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पॉइंट्स क्रिएट करो, और उन पॉइंट्स में अपने आंसर्स लिखो, ना कि पैराग्राफ के फॉर्म में। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, कह रहा है एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। फास्ट डेवलपमेंट मतलब तेजी से डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या ट्रांसपोर्ट की जरूरत है? तो जरूरत तो है, नॉर्मल सी बात है, ट्रांसपोर्ट की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है? कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो वो जिसकी हमें जरूरत हो और हम फास्ट डेवलपमेंट कर पाए? तो यही हमारा क्वेश्चन है, कहता है एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या हमें एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत है? किस चीज के लिए जरूरत है? फास्ट डेवलपमेंट के लिए।
तो आइए हम देखते हैं कि जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा हमारे सामने तो हम इसको आंसर में कैसे फ्रेम करके लिखेंगे। आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। आंसर्स आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा या तो 5 मार्कर या 3 मार्कर, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से मिनिमम 5 पॉइंट बना सकते हो, मैक्सिमम चाहे जितने भी बना लो। मिनिमम कम से कम 5 पॉइंट तो जरूर बना के देना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स का आया तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, जितने भी आप बना सकते हो बना लेना। यहाँ पर मैं 4 ही पॉइंट डाल पाया हूँ, नहीं तो फिर ये 1 पॉइंट के लिए मुझे अगली पीपीटी पे जाना पड़ता। तो 4 पॉइंट मैंने डाल दिए, एक और आप अपने आप सोच लेना। क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। पहला पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इट वाइडन्स द मार्केट फॉर गुड्स। यानी कि क्या कहना है, आंसर में हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई चेन को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। सप्लाई चेन को यानी कि कोई सामान कहीं भेजना है तो बहुत जल्दी से हम उसको सामान को यहां से लोड करके वहां पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, वाइडन द मार्केट, इससे हमारा मार्केट जो है वो काफी ज्यादा खुल जाएगा गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सामान को जल्दी से हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। बहुत ही इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अभी मैं बताऊंगा, पहले जरा क्वेश्चन को हम लोग देख लें। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा इट अलाउज डिस्टेंट एंड रिमोट एरियाज टू बी लिंक्ड विद अर्बन एंड डेवलप्ड रीजन्स। तो जो डिस्टेंट एरियाज हैं या रिमोट एरियाज है, जो बहुत ही दूर का इलाका है, उसको भी हम आसानी से एक अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट अगर कर दे तो वहां हम जल्दी से उस रीजन में पहुंच सकते हैं और अपना कोई भी जो भी हमारा गुड्स है उसको पहुंचा सकते हैं। थर्ड हमने पॉइंट लिखा द डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड डिलीवरी ऑफ गुड फास्टर। अगर हम अपने इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और ज्यादा डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते चले जाए और इसको और ज्यादा डेवलप कर दें तो हम अपने जो गुड्स है, अपने जो सामान है, उनको बहुत ही फास्टर तरीके से, बहुत ही तेजी से कहीं भी किसी भी जगह पर पहुंचा सकते हैं और हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये वो दिस दैट, बहुत सारे आप लोग के पास प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। तो आप देखते हो कि ये जो कंपनीज होती हैं ये बहुत क्विक तरीके से आपका सामान आपके पास पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो इनके पास यानी कि इनके पास क्या है, एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि आपने आज ही अपना ऑर्डर किया और विद इन 2 और 3 डेज ये लोग आपके घर पे सामान की डिलीवरी करा देते हैं। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, पॉसिबल है, इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके पास एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो वो क्विक डिलीवरी कर रहे हैं, इससे उनका मार्केट वाइडन हो रहा है। मैंने सेकंड पॉइंट भी यही लिखा था कि वाइडन मार्केट हो रहा है, मार्केट उनका खूब ग्रो कर रहा है, ठीक है। लास्ट वाले पॉइंट में हमने क्या बताया, इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग वॉर, नेचुरल कैलेमिटी, फेमिन और फ्लड कैन बी इजिली असिस्ट थ्रू एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हमारे पास एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और कहीं पे फ्लड आ गया तो हम वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा तो हम वहां जल्दी से पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। 4 पॉइंट्स हैं, चारों मैंने बता दिए। 5वां पॉइंट आप लोग खुद से सोच लेना। अगर ये 5 मार्कर में आया और अगर ये 3 मार्कर में आया तो 3 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हो, 4 मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया। रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, विच मींस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स। आपको सपोर्ट करके अपना आंसर देना है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि रोडवेज क्या अभी भी इंडिया में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एज मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ लो, है ना। रोडवेज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्या रेलवे से। अब ये आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पेपर में लिख सकते हो, मैंने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो रोडवेज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि अगर आप रहते हो गांव में तो आपके गांव में तो रेलवे स्टेशन नहीं है। आपको अगर ट्रेन से कहीं जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा, या आप किसी आउट ऑफ सिटी जल्दी पहुंचना चाहते हो तो आपको मैं एरोप्लेन से जाना चाहता हूं, लेकिन वहां भी जाने के लिए आपको 2 में से किसी एक ट्रांसपोर्ट का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो रोडवेज का या फिर रेलवेज का। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो रोडवेज या रेलवेज, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोडवेज। इसीलिए क्वेश्चन है रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इसके आने के चांसेस मेरी तरफ से 99% इस बार के पेपर में। 4 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में जो 99% चांसेस हैं कि आपके पेपर में आने के चांसेस है इस बार। ये क्वेश्चन उसमें से एक है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं।
आंसर में क्या है, रोडवेज स्टिल हैव एन एज, ये तो हमने ऊपर से ही क्वेश्चन में से ही कॉपी कर दिया कि फ्लोइंग वेज है पहला वेज। रोड्स आर चीपर देन रेलवेज एंड दे आर इजिली टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन, रोड्स को बनाना ज्यादा आसान है और ये सस्ती पड़ती हैं हमें, और इनकी मेंटेनेंस भी इतनी ज्यादा हमें महंगी नहीं पड़ती है। लेकिन रेलवेज की जो ट्रैक होती है उनको बिछाना या उनको कहीं पर लेके जाना वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना ज्यादा आसान है हमारे लिए रेलवेज के मुकाबले, इसीलिए हमारे पास वाइडर नेटवर्क ऑफ रोड्स है। रोड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, अब रोड से क्या है, डोर टू डोर सर्विस मिलेगा। अब आपको सिटी के अंदर, शहर के अंदर अपने स्कूल जाना है, आपके ट्रेन थोड़ी चल रही है यहाँ पे, आप क्या करोगे, सिटी बस पकड़ सकते हो, टेम्पूस पकड़ सकते हो, मतलब आप लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेन तो आप चला नहीं सकते, ठीक है। तो डोर टू डोर सर्विस हो गई, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लेस, तो रोडवेज की हेल्प से लोडिंग और अनलोडिंग बहुत ही कम हो जाती है हमारी। नाउ रोड कैन ट्रेवर्स मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, तो रोड्स जो होती है, देखो ये बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है, डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, मतलब आप इसको इस तरीके से समझो कि घुमावदार लच्छेदार रोड। अब आपको मसूरी जाना है, अब मसूरी तो हिल पे है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो हिली एरियाज है, या हिमाचल प्रदेश जाना है, हिली एरियाज है, तो वहां पर रोड बनाना तो आसान है, लेकिन रेलवे के ट्रैक बिछाना थोड़ा डिफिकल्ट है और ज्यादा कॉस्टली है। तो ऐसे घुमा घुमा करके रोड तो बना दी जाती हैं, ठीक है। तो वही इस क्वेश्चन का मतलब है कि रोड्स कैन ट्रेवर्स मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, कैसी भी टोपोग्राफी हो, बीच में खाई आ गई, बीच में रिवर्स आ गया, पुल बना के जल्दी से कंस्ट्रक्शन हो गया रोड का, लेकिन वही पुल अगर हमें रेलवे को बनाना है तो रेलवे को काफी ज्यादा टाइम लगता है उस पुल को बनाने में, ठीक है, लेकिन रोडवेज के लिए बनाने तो जल्दी बन जाएगा। इट कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एंड कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स, अब माउंटेन्स पे भी हो आप या कहीं पे बहुत ही ज्यादा स्लोप्स बहुत ही ज्यादा हैं, तो वहां पर भी आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो रोडवेज का, ठीक है, लेकिन रेलवेज को बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। रोड्स आर इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्ट, few numbers of people and smaller amounts of goods over short distances, अब रोडवेज जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ मीनिंग है, यानी अगर कहीं थोड़े से भी लोग हैं, थोड़े से भी यानी कि 10-20 लोग भी है, तो देखो गांव का इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो गांव होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लोग तो ट्रेवल नहीं करते बसेस से, लेकिन फिर भी गांव तक बसेस चलती है, तो वो 10-20-50 लोगों को उठा के ले आती है अपना शहर और फिर अपना शाम को छोड़ देती है, भले वो दिन में एक बार ही आए जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चलती जरूर है। लेकिन अब अगर कहीं रेलवे स्टेशन है और वहां पे 50 ही पीपल रहते हैं, तो रेलवे उस एरिया में कभी भी अपना स्टेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको वहां से इकोनॉमिकली लॉस होगा, ठीक है, तो वो अपना स्टेशन बनाएगा, वहां पे इतना सारा स्टाफ रखेगा, उसका खर्चा होगा, तो वो बनाएगा ही नहीं स्टेशन, तो वो कहां बनाएगा, उससे 5-10 किलोमीटर आगे पीछे जहां पे उसको ज्यादा हाई डेंस ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा। तो इसीलिए रोडवेज जो है वो ज्यादा इजीली हो गया हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के मामले में, कि ये अगर कहीं पे फ्यू नंबर ऑफ पीपल्स भी हैं तो वहां पर भी इजिली हम इसकी सर्विस दे सकते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस वहां पर कवर की जा सकती है, जल्दी से गुड्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 5 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, आप लोग अपने हिसाब से भी क्वेश्चन को लिख सकते हो फ्रेम करके, मैंने इसको 5 पॉइंट्स में आपको बता दिया। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मैंने 99% बोला, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। अपना जो इंडिया है उसमें जो रेलवे का नेटवर्क है उसका अनइवन पैटर्न क्यों है, यानी कहीं पर तो हमको रेलवे की सर्विस बहुत अच्छी तरीके से मिल पा रही है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर रेलवे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, और वो ज्यादातर हमारे हिली रीजन है। नॉर्दर्न प्लेन में तो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है रेलवे, लेकिन जो हिली एरियाज है वहां पर उतने ज्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं है, बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है रेलवे को। उसी के ऊपर क्वेश्चन है, एनालाइज द फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन अवर कंट्री। तो रेलवे नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो जो हमारा रेलवे नेटवर्क है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है, जो फिजियोग्राफिक इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स है वो उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे आप देख लो कि जो नॉर्दर्न प्लेन है
यानी नॉर्दर्न एरियाज है, वहां पर तो प्लेन ज्यादातर मिल जाता है, तो रेलवे ने बड़ा अच्छा नेटवर्क बिछा लिया है अपना वहां पर। लेकिन अगर हम हिली एरियाज में चले जाए, हिमाचल प्रदेश में चले जाएं, कोंकण की तरफ चले जाएं, है ना, जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाए, तो इधर इतना ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क नहीं है रेलवे के पास। एक लिमिटेड तक ही है, एक लिमिट तक ही है, वो गया और बस बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं फैला रखा है रेलवे ने अपना। क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि रेलवे को हिली रीजन्स में मैंने आपको अभी पिछले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने इस चीज को पढ़ा कि हिली रीजन्स में अगर रेलवे को अपने ट्रैक बिछाने तो उसको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और ट्रैक बिछाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन रोड का नेटवर्क हम आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोड की मेंटेनेंस हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसीलिए रोडवेज तो हर जगह पहुंच गया, लेकिन रेलवे हर जगह नहीं पहुंच पाया। हमें यही समझना है इस क्वेश्चन में आखिर प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है रेलवे। In hilly regions, the north and the peninsular plateau regions, railways are constructed through narrow gaps or tunnels. अगर वो किसी हिली रीजन में है रेलवे, तो वहां पर उसको टनल्स बनानी पड़ेंगी, टनल्स के अंदर से ही उसको निकालना पड़ेगा रेलवे को, ठीक है, ताकि वो सेफली उसको निकाल पाए। आप देखा होगा आपने, आजकल बहुत सारी टनल्स बन रही हैं अपने इंडिया में, जो कि रोडवेज भी इस्तेमाल कर रही है, रोडवेज के लिए भी बनाई जा रही है और रेलवेज के लिए भी बनाई जा रही है। तो रेलवेज को जो वैसे पेनिनसुलर प्लेटूज वाले एरियाज होते हैं वहां पर काफी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, तो उसको टनल्स बनानी है। अब टनल्स तो एक दो दिन में तो बनेगी नहीं, काफी लंबा टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे रेलवे को। द हिमालयन रीजन हैज लेस नेटवर्क ऑफ रेलवे। अब जो अगर आप हिमालयन रीजन में जाते हो तो वहां पर रेलवे का नेटवर्क बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम नेटवर्क है। क्यों है ऐसा? ड्यू टू रग्ड ट्रेन। रग्ड ट्रेन मतलब उबड़ खाबड़ एरिया है, कहीं ज्यादा स्लोप है, कहीं कम स्लोप है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लैक ऑफ पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन है, तो इसीलिए रेलवेज यहां पर भी इतना ज्यादा अपना नेटवर्क को नहीं बना पा रहा है, तो ये उसके सामने एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इन द सैंडी प्लेन्स। अब जैसे राजस्थान का इलाका हो गया, स्वैम्पी रीजन्स गुजरात में, थिकी फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर रेलवे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए वो वहां पर भी इतना ज्यादा उसने नेटवर्क को अपने नहीं बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट में हमने देखा, अब एक जगह है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे वेस्टर्न साइड में आता है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय रेलवे के कंपैरिजन में। और इन्होंने एक जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला जो पूरा लिंक था उसको अभी बहुत अच्छे से डेवलप किया है, तो वहां पर रेलवे बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसने क्या किया, पैसेंजर्स के लिए और गुड्स के लिए एक अच्छा लिंक प्रोवाइड करा दिया, तो अब आसानी से वहां पे ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, सामान का, गुड्स का भी हो पा रहा है और पैसेंजर्स भी आ जा पा रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक यहाँ भी यही प्रॉब्लम रेलवे फेस कर रहा था, लेकिन इस रीजन को रेलवे ने अच्छा कर लिया है, क्योंकि वहां पर उसको इकोनॉमिकली कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको वहां पर उतने पीपल्स मिल रहे हैं जिससे कि वो आसानी के साथ अपना जो उसका खर्च वगैरह है उसको बियर कर पाए, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स सबसे ज्यादा इजी है रेलवे के लिए, और आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स में कहीं भी चले जाओगे तो आपको छोटे छोटे रेलवे स्टेशन और बहुत जल्दी जल्दी मिल भी जाएंगे, आप आसानी से कहीं भी ट्रेन पकड़ सकते हो जाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो दूर जो मैंने आपको हिली एरियाज बताया, राजस्थान हो गया, ये इनके लिए बहुत कम ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम रेलवे का नेटवर्क है, ठीक है। तो अब नॉर्दर्न प्लेन की अगर बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन में क्या है, डेंस नेटवर्क है रेलवे के पास, बहुत बड़ा बढ़िया करके नेटवर्क है। क्यों है? क्योंकि इसके पास पॉपुलेशन बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छा यहाँ से फायदा मिलता है, लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रेलवे को, और चूंकि सारा का सारा लैंड पे है तो इसलिए इसको अपने ट्रैक्स बिछाने में भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न एरिया में भी रेलवे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी इसके सामने कि हमारे इंडिया में बहुत सारी देखो रिवर्स फ्लो करती हैं, और रिवर्स तो फ्लो करती है, साथ में उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं बहुत सारी। तो ये जो रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज है, ये नॉर्दर्न प्लेन में रेलवे को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। अब ये कहीं से कहीं निकलती रहती है, तो वहां पर रेलवे को क्या करने पड़ते हैं, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, अगर वो अपनी रेलवे की ट्रैक वहां से ले जाना चाहता है। तो सिर्फ एक ये छोटी सी प्रॉब्लम रेलवे के सामने यहाँ पर आती है कि उसको ब्रिजेस का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। अदरवाइज बाकी तो रेलवे का नेटवर्क जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न प्लेन में है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसमें मैंने 4 आपको रीजन ये बताया कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और एक 5वां में ये बताया कि भाई प्रॉब्लम फेस तो करनी नहीं पड़ रही है इतनी ज्यादा, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, लेकिन हाँ यहाँ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है। तो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि शायद ये भी इस बार बोर्ड में हो। तो 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए जो बोर्ड में आने के चांसेस आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है टूरिज्म, डिफाइन द टर्म टूरिज्म, टूरिज्म क्या है और टूरिज्म को ट्रेड से कैसे जोड़ोगे आप, एक्सप्लेन कर दो। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस बताओ टूरिज्म की, ठीक है, इंडिया में टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो लिख देना। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए आपके सामने ताकि आपके दिमाग में फिगर रहे तो आप आसानी से पेपर में और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तो टूरिज्म में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, टूरिज्म में देख पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, विजिटिंग द प्लेसेस, यानी आप टूरिज्म का पहली लाइन में टूरिज्म का मतलब बता दो, क्योंकि पूछा है डिफाइन द टर्म टूरिज्म, एक लाइन में लिखना पड़ेगा कि टूरिज्म क्या होता है। टूरिज्म का मतलब क्या हो गया, ऐसी एक्टिविटी जहां पे कोई विजिटिंग कर रहा है किसी प्लेस को, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज फॉर प्लेजर। लोग क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं घूमने के लिए, क्यों, खुशी मनाने के लिए या अपना टाइम स्पेंड करने के लिए या जो भी है, मतलब प्लेजर, अपना थोड़ा सा टाइम अच्छा करने के लिए। अब अपने इंडिया में क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हैं फॉरेन, तो वो क्या करते हैं, वो मसूरी आ जाते हैं, वो हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, है ना, तो वहां पे जाके अपना टाइम एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फॉरेन चले जाते हैं। तो अब अगर आप अपनी कंट्री में घूम रहे हो तो भी आप टूरिस्ट तो नहीं कहलाओगे, मतलब अपनी कंट्री में तो टूरिस्ट नहीं कहलाओगे, बाहर की कंट्री से आओगे तो टूरिज्म का फायदा होगा इंडिया को, ठीक है। तो टूरिज्म जो है वो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज के लिए ज्यादा होता है। अब जैसे बाहर बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया भी घूमने के लिए आते हैं तो उनको हम लोग टूरिस्ट मानते हैं। अब उनके आने से तो हमें फायदा हो रहा है क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी मिल रहा है। अब तुम आओगे कहीं घूमने तो इंडियन गवर्नमेंट को वैसे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ इकोनॉमिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको तो बेनिफिट होगा अगर उसके यहाँ भी कोई टूरिस्ट आता है, चाहे वो अपनी कंट्री से ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां पर अब हम देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स कि आखिर क्या क्या पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है कि फॉरेन टूरिस्ट अराइव इंडिया, यानी जो बाहर के जो विदेशी लोग थे वो इंडिया में, देखो मैं काफी पुराना डेटा यहाँ पे डाला है, ठीक है, तो इसीलिए डाला है कि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए आप लोगों को। और ये डेटा अगर आपको याद रहे तो आप लोग लिख देना पेपर में कि टूरिस्ट जो है इंडिया में आए और लगभग 5.78 मिलियन फॉरेनर टूरिस्ट विजिटेड इन इंडिया 2010 तक इंडिया में लगभग 5.78 मिलियन फॉरेनर्स ने विजिट किया एंड इट कंट्रीब्यूटेड 64,889 करोड़ एज फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो इंडिया को कितना पैसा मिला, 64,889 करोड़ रुपीस फॉरेन एक्सचेंज के रूप में मिला। तो ये फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के लिए जरूरी क्यों है, देखो अगर फॉरेन करेंसी होगी हमारे पास और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी सामान परचेस करना है किसी दूसरी कंट्री से, तो वो क्या करेगी, वो उस कंट्री को उसी की फॉरेन करेंसी में पैसा पेड कर देगी, तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, रुपीस जो है हमारा रुपीस, अब जैसे अमेरिकन डॉलर की अगर बात कर लेते हैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में कि मान लेते हैं अमेरिकन डॉलर 80 रुपीज का है। अब कोई सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने कोई सामान मंगाया वहां से, अमेरिका से कुछ भी मंगा सकती है, तो अब वो सामान जब इंडिया में आएगा तो सरकार को पैसे पेड करने पड़ेंगे। अब अगर हमारे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया के पास, वहां पर अगर रिजर्व में डॉलर्स पड़े तो क्या करेगी, डॉलर में ही उसको पेमेंट कर देगी। और अगर नहीं पड़े तो अब उसको रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी वो तो पैसे डॉलर में ही लेने वाला है, उसको तो डॉलर ही पेड करना है आपको, लेकिन आपके पास जो रुपीज है वो आपको दे करके डॉलर खरीदने पड़ेंगे, तब आप उनको डॉलर्स दोगे। तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि फॉरेन करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए, और वो अपना एक रिजर्व बना के रखते हैं, वहां पर उन लोग अपना फॉरेन करेंसीज को स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अपने इंडिया में जो सबसे एक अच्छा तरीका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो क्या है, टूरिज्म है। तो आप अपने, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और बाहर की कंट्री के लोग वहां पर टूरिस्ट बन के आते भी हैं, तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही स्ट्रांग है टूरिस्ट की वजह से। तो मैंने दिखाया कि 2010 में हमारे पास 64,000 करोड़ रुपीज आया टूरिस्ट की हेल्प से, और ये फॉरेन एक्सचेंज में हमारे जमा हो गया। Now more than 15 million people are directly engaged in tourism industries। अब सोचो 15 मिलियन पीपल, और ये तो मैं आपको 2010 का दे रहा हूं डेटा, अभी तो सोचो और भी ज्यादा डबल ट्रिपल हो गया होगा ये, ठीक है। तो यानी कि इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज्ड है, ठीक है, टूरिज्म से। अब आप कहोगे कि ये समझ में नहीं आया, जैसे आपको नैनीताल घूमने जाना है, अब नैनीताल घूमने जाने के लिए जब आप पहुंच गए वहां पे, तो वहां पे बहुत सारे आपको होटल्स चाहिए, वहां पे आपको खाना खाना है, ढाबे चाहिए, आपको वहां पे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आपको एक टूरिस्ट गाइड चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है इससे। फॉरेन टूरिस्ट विजिट
फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स इंडिया फॉर बिजनेस टूरिज्म। बहुत सारे फॉरेनर जो होते हैं वो बिजनेस के पर्पज से भी इंडिया आते हैं, एडवेंचर करने के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट बन के आते हैं, है ना, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, इको टूरिज्म भी होता है, हेरिटेज टूरिज्म, तो कई डिफरेंट टाइप्स के टूरिज्म होते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट को भी फायदा पहुंचाता है, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है। अब हैंडीक्राफ्ट का मतलब आप लोग समझ लो कि जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हमारे इंडियंस बनाते हैं, अब कोई टूरिस्ट आया बाहर से, वो घूम रहा है आपकी क्या नाम है मार्केट में, उसको कोई हैंडीक्राफ्ट सामान पसंद आ गया तो वो खरीद के ले जाएगा। अब वो खरीद के ले जाएगा या वो हो सकता है उसको आगे और भी लोगों को बोले कि भाई ये बढ़िया सामान है खरीद लो, तो हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म को भी फायदा पहुंचता है इससे। और बहुत सारे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर की कंट्रीज में यहाँ से भेजे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टूरिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे एज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। तो यानी कि रेलवे जो है वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों है। अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए कौन है, रोडवेज है, लेकिन यहां पर हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भाई रेलवेज भी हो सकता है। अब रेलवेज क्यों है, क्योंकि रेलवेज क्या करेगा, पैसेंजर्स को भी कैरी करेगा और साथ में फ्रेट यानी सामान को भी कैरी करेगा, ठीक है। अब यहां पर आखिर के ऐसा क्यों, इस क्वेश्चन में ये बात क्यों कही गई कि रेलवेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप किसी बस में ट्रेवल करोगे तो बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, 30, 40, 50, चलो 50 मान लेते हैं, 50 से ज्यादा तो नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन एक ट्रेन में कितने लोग बैठ सकते हैं, आप खुद सोचो, कितनी सारी बॉगीज होती है उसमें, लगभग 12-13 बॉगीज। अगर उसकी एक बॉगी के अंदर हम 80 भी कैलकुलेट करके चले, लगभग 80 लोग तो बैठ ही जाते हैं, क्योंकि जो रिजर्वेशन वाली होती है उसमें 60-70 का तो होता ही होता है ना। तो अगर इतने भी बैठ गए तो आप सोचो, कैलकुलेट करो कि कितनी बड़ी ट्रेन में कितने सारे पीपल्स को कैरी कर रहा है रेलवे एक बार में, ठीक है। और बसेस में ये पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती है, इतनी बड़ी बस हमारे पास कोई है ही नहीं कि इतने सारे लोगों को कैरी कर पाए। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर हमें कोई सामान भेजना है तो रेलवेज के थ्रू हम आसानी से भेज सकते हैं, जैसे कोल का ट्रांसपोर्टेशन। अब बसेस या ट्रक से तो आप कितना कोल ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, रेलवेज से वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम को भेजना ज्यादा आसान है रेलवे से, कंपनीज ज्यादा आसानी से भेज पाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटीज में होते हैं और उनका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, तो उनको हम रोड से नहीं भेज पाते, तो हम रेलवे के थ्रू उनको आसानी से भेज पाते हैं। इसीलिए रेलवे जो है वो भी अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है रोडवेज के कंपैरिजन में। लेकिन रेलवे में बस एक ही प्रॉब्लम है कि हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आपको लिमिटेड जगह पर ही अवेलेबल है, और रोडवेज आपको सभी जगह अवेलेबल हो जाएगा। तो रेलवेज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। फ्रेट और पैसेंजर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए माना जाता है इंडिया में। रेलवेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, टूरिज्म अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। आप सामान को लॉन्ग डिस्टेंसेस में रेलवेज के थ्रू भेज सकते हो। आप कहीं बिजनेस के लिए जाना चाहते हो, रेलवे से जा सकते हो। आप किसी पिलग्रिमेज पे घूमने जाना चाहते हो, टूरिज्म प्लेस में जाना चाहते हो, तो आप जल्दी आसानी के साथ रेलवे से ये सब कर सकते हो। इट हैज बाइंडेड द इकोनॉमिक लाइफ। अब यहां से एक क्वेश्चन पेपर में बनने वाला है, देखो मैंने 2 आपको बता दिया, तीसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये अभी क्वेश्चन आएगा हमारे पास, डाला है मैंने, बाइंडेड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इसने हमारी इकोनॉमिक लाइफ को कैसे मजबूती के साथ बांध के रख रखा है रेलवे ने। हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट अगर कोई देता है तो वो रेलवे देती है बच्चों, और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट यही देती है हमें, ठीक है। और आप देखते हो कितना वाइड नेटवर्क है इसके पास। तो इट हैज बाइंडेड द इकोनॉमी लाइफ ऑफ द कंट्री दैट हैज एक्सेलरेटेड एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है रेलवे से। अब सामान किसी को भी कहीं पर भेजना है इंडस्ट्री को, तो वो रेलवे के थ्रू जल्दी से भेज देती है। और इसी तरीके से एग्रीकल्चरल फील्ड में भी कोई सामान अगर कैरी करवाना है तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम रेलवे का इस्तेमाल कर पाते हैं बाय कैरिंग द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। अब सपोज दैट कोई रॉ मटेरियल मिला एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, उसको किसी फैक्ट्री में पहुंचाना है, किसी इंडस्ट्री में पहुंचाना है, तो रेलवे का इस्तेमाल किया, फटाफट पहुंचा दिया, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड टू द कंज्यूमर मार्केट। अब सामान बन गया, कंपनी में, इंडस्ट्री ने बना लिया सामान, तो उसको मार्केट में पहुंचाना है तो भी आप रेलवे का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है।
हैवी हैवी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसलिए रेलवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। आपको कहीं बहुत दूर जाना है, आपको बॉम्बे जाना है, अब आप कहोगे कि बस से जाऊँ क्या, अब बस में तो जाते जाते थक जाओगे, तो आप कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करोगे? आपको कि यार ट्रेन से चलते हैं, ट्रेन से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ अगर आपको ट्रेवल करना है तो वहां पर ज्यादा आसानी और कंफर्टेबल होता है हमारे लिए रेलवे, ना कि रोडवेज। रोडवेज हमारे लिए लोकल डिस्टेंस के लिए ठीक रहता है, या थोड़ा बहुत अगर आपको जाना है डिस्टेंस तो वहां पे ठीक रहता है। तो रेलवेज के भी अपने इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन एक हमारे पास था, मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया आर नॉट कॉम्पिटेटिव बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। 100% मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, 100%। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करो। 3rd नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि जो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताने वाला हूं ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि ये जरूर आएंगे पेपर में। इनमें से चांसेस हैं पूरे के पूरे पेपर में आने के। और ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के लिए, कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट दोनों के दोनों इंडिया में आर नॉट कॉम्पिटेटिव। ये कॉम्पिटेटिव नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है इन दोनों में, बट कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, यानी रेलवेज की भी उतनी ही जरूरत है हमें जितनी रोडवेज की जरूरत है। दोनों के दोनों जरूरी हैं हमारे लिए। तो इसी को हमको जस्टिफाई करना है, इस स्टेटमेंट को, और लिखना है अपनी लैंग्वेज में। देखिए हम लोग आंसर कैसे फ्रेम करते हैं इसके। तो मैंने आंसर यहाँ पे फ्रेम किया, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, समझा देता हूं मैं आपको। कहता है द स्टेटमेंट रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया आर नॉट कॉम्पिटेटिव बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जस्टिफाई द स्टेटमेंट फॉलोइंग वेज। पहला क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर सुटेबल। रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो बहुत अच्छा है, वेयरएज रेल ट्रांसपोर्ट इज मोर सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो पहला पॉइंट आ गया, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड बढ़िया है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे बढ़िया है। रोड ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेलवे। रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से ही रेलवे को बहुत फायदा हो रहा है और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है। कैसे? अब किसी को रेलवे पकड़नी है, स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, तो वो क्या करेगा? वो रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा, जल्दी से पहुंच जाएगा रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे की भी एफिशिएंसी वहां से इंक्रीज हो गई। रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्स द रूरल एरियाज। अब रोड ट्रांसपोर्ट जो है रूरल एरियाज को भी लिंक कर जाता है, यानी गांव के अंदर भी पहुंच जाएगा विद रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच जाएगा। तो रोड ट्रांसपोर्ट से फायदा हो रहा है, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ रेलवे इज कंपेंसेटेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट। तो अब जो जहां पे रेलवे नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि जहां पर रेलवे नहीं पहुंचा पाया अपने स्टेशन से, अपने ट्रैक्स, वहां पर कौन पहुंच गया? रोड पहुंच गया। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट नॉट कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है इन दोनों में, बल्कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो जहां रोड नहीं पहुंच पा रही है वहां रेल मिल जा रही है, और जहां रेल ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल है वहां पर रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है हमारे पास। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। कुछ लोग भी अगर हैं, थोड़े बहुत भी लोग हैं अगर उस एरिया में, तो भी वहां पर रोडवेज तो पहुंच जाएगा, है ना, मतलब बस चल देगी, पहुंच जाएगी वहां। तो उन लोगों के लिए आसानी हो गई कि वो थोड़े से पीपल थे लेकिन वहां पे भी बस चल रही है, उनको मिल रहा है सामान, और वो अपना गुड्स सामान भी वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं इधर से उधर। लेकिन जो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा सुटेबल है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, बहुत सारे लोगों को जाना है और हैवी अमाउंट ऑफ गुड्स हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमारे लिए रेलवे एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है बच्चों आपका रोडवेज और रेलवेज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा आइडिया कहता है ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, किसी भी सेट में आ सकता है, तैयार कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये चौथा क्वेश्चन बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर के जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, हमें उस रोल के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। देखो 2 तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर, हाउ आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पर बच्चों देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बोर्ड में होगा, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको साथ के साथ बताते भी चल रहा हूँ। तो मेरा अंदाजा यही है कि क्वेश्चंस तो यही होंगे बोर्ड में, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। तो आप अगर ध्यान से वीडियो को देख के जाते हो, समझ के जाते हो, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने ब्रेन में फीड कर लेते हो, थोड़ा फ्रेमिंग सीख जाते हो, तो पेपर में आपको इन क्वेश्चंस को सिर्फ पकड़ना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा और यही आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो वीडियो को और देख लो।
यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पूछ लिया उसने, बात वही कर रहा है, हम आंसर देखते हैं। तो हमें यह समझना है कि आखिर के जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है ये कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में, ठीक है। तो क्या कहता है, डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ द टुडे बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस है उसके, क्या रीजन है? टुडे द वर्ल्ड हैज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। अब देखो विलेज क्यों लिखा मैंने, अब विलेज वर्ड का मतलब ये हो गया, देखो आज की डेट में क्या है कि एक तरीके से एक जगह इकट्ठी हो गई सारी चीजें, यानी बहुत ही आसान हो गया है कहीं से कहीं पहुंचना। अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, बहुत ही जल्दी और क्विक तरीके से आप पहुंच सकते हो। आपको अपना कोई गुड्स भेजना है, आप बहुत ही तेजी से और बहुत ही जल्दी अपना गुड्स भेज सकते हो। तो एक गांव, पुराने जमाने में उसको कस्बा वस्बा बोलते थे, गांव होता था, बहुत बड़ा सा गांव होता था, वो उसको पार करना भी मुश्किल होता था, बहुत इतना बड़ा गांव होता था, घूमते रहते थे उसमें, घूमते रहते थे। तो यहाँ पर विलेज एक तरीके से जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक विलेज के अंदर आ गया है। अब चीजें बहुत ही आसान हो गई, कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखा, टुडे द वर्ल्ड हैज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज, एक बड़ा सा गांव बन गया है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। तो अब एक गांव है तो वहां पे इस छोर से उस छोर पे जाना है, जल्दी से पहुंच जाओगे आप, क्योंकि आपके पास एक अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो हमें 3 एग्जांपल देने थे, पहला एग्जांपल हमने दे दिया, ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम से हम एक अच्छे ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, यानी हमारा अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, अब कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब यहाँ पे रोड नेटवर्क, हमारे पास अच्छा स्ट्रॉन्ग रोड नेटवर्क है, तो हम एक अच्छा जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन अवर डेली लाइफ, आप रोज कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ में यूज जरूर करते हो। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग, कुछ तो हमें अपने आसपास में मिल जाता है, बट कुछ जो है वो दूसरी जगह से आता है। जैसे आपके घर में सब्जी, अब सब्जी आप तो आसानी से अवेलेबल है आपके लिए, क्योंकि आप गए बाहर, कोई ठेली वाला आया, उससे आपने खरीद ली, लेकिन वो ठेली वाला कहां से लाया? वो मंडी से लाया। मंडी में कहां से आई? कहीं बाहर से आई, ठीक है। अब हो सकता है कि वहां से जहां से वो सामान आ रहा है वो आना ही बंद हो गया या शॉर्ट हो गया, जैसे टमाटर, जैसे कई बार प्याज, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक कर जाते हैं, 90 रुपीज के जी, 100 रुपीज के जी। तो क्यों होता है ऐसा? सिचुएशन क्या होती है कि जो सब्जी मंडी में प्याज या टमाटर जो आने वाला होता है बाहर से, वो बाहर से जहां से आने वाला है वहीं से नहीं आ रहा है, तो उनके पास लिमिटेड है, वो क्या करते हैं, प्राइस को हाइक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो लिमिटेड है, तो वो प्राइस को हाइक कर देते हैं, ज्यादा पैसों में बेचते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो अगर अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो जरूरी नहीं कि हमें सारी चीजें अपने पास में मिल जाएंगी, कुछ चीजें तो बाहर से भी आ रही होंगी। अब अगर वो बाहर से आ ही नहीं पाई आपके एरिया में, तो वहां पर आपकी चीजों के रेट जो है या प्राइसेस जो है वो हाइक कर जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर हम इस बात को लिख रहे हैं कि कुछ चीजें तो हमें अपने अवेलेबल इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग, हमारे आसपास में मिल जाएंगी, बट कुछ चीजें जो है वो ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस से आती हैं या हमको लानी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं? तो 3 मैंने इसके एग्जाम्पल ढूंढ के लिखे, ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, इतना लिख दोगे आप पेपर में, आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कहता है व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से पेपर में कर जाओगे। इंडिया में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है रोड का? नॉर्मल सी बात है, हमारा जो फिजियोग्राफिक या जो हमारा रिलीफ फीचर है इंडिया का, वो बहुत ही ज्यादा कहीं कहीं पे दिक्कत करता है, परेशान करता है हमको। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया बिकॉज, क्या रीजन है? पहला भी रीजन यही है कि हमारे पास डाइवर्स रिलीफ फीचर्स है, अलग अलग रिलीफ फीचर है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पे रिवर्स फ्लो कर रही है, कहीं पे हिली एरियाज है, कहीं पे माउंटेन्स है। तो इसकी वजह से हमारे जो रिलीफ फीचर्स है इंडिया का, वो उसकी वजह से हमारा जो रोड नेटवर्क है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो पहली लाइन में ये लिखा है मैंने कि रिलीफ फीचर विच हाई माउंटेन्स है, प्लेटूज है, तो इसकी वजह से उस एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन होता तो जरूर है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिवर, हमारी जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। अब रिवर्स तो करती करती है, साथ में उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी होती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वहां पर जब रोड बनाना होगा तो आपको पहले ब्रिज बनाना होगा, तो एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने। दूसरा क्या है, कीपिंग इन द व्यू द लो वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स एंड ट्रैफिक, कहीं कहीं पर क्या होता है, लो वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स है, जैसे कि विलेज, इट इज नॉट इकोनॉमिकली टू ले रोड इन सच एरियाज। तो अब विलेज में आपने अक्सर गांव वगैरह में देखा, अब तो खैर बहुत अच्छा हो रहा है कि सिस्टम की सभी जगह के रोड को अच्छा कर दिया जा रहा है, लेकिन पहले पुराने जमाने में जो गांव वगैरह की रोड होती थी वो कच्ची रोड होती थी, है ना।
मेटल्ड रोड नहीं होती थी, अनमेटल्ड रोड होती थी। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, तो लोग बहुत कम ट्रैवल करते थे इधर उधर, तो इसलिए नहीं होता था। तो यही कुछ रीजन है कि नॉन यूनिफॉर्म है रोड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और ये चीजें ठीक हो रही हैं, है ना, मतलब पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं हमारे यहाँ पर। तो आपको 3 पॉइंट लिख देने, एक तो रिलीफ फीचर बता दो कि रिलीफ फीचर की वजह से ऐसा है, दूसरा बता दो कि बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती है, साथ में ट्रिब्यूटरीज भी हैं तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और कहीं पर लो वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स है तो इसलिए वहां पर ट्रैफिक भी उतना नहीं है, तो वहां पर भी थोड़ा सा रोड का है दिक्कत। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहते हैं एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स प्रॉस्पेरिटी। ये वो क्वेश्चन है बच्चों 5वां, जो मैंने आपको बोला था कि 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन, और ये बहुत उम्मीद है मुझे कि पेपर में आने वाले, तो ये भी एक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और जो मेरा मानना है वो यही है कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो वो या तो रोडवेज से आएगा या रेलवे से आएगा। बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आया कि वो इतने इंपॉर्टेंट दिख रहे थे कि उनसे कोई क्वेश्चन बोर्ड पूछने वाला है। मे बी अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा अंदाजा तो यही है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स प्रॉस्पेरिटी। किसी भी कंट्री के लिए अगर वो कंट्री अपने इंडेक्स को इंप्रूव करना चाहती है, अपने जीडीपी को बढ़ाना चाहती है, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है, तो क्या उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेगी तो उसका जो इंडेक्स है, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है, जो उसका मतलब इकोनॉमी है, वो बूस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग देखो इसके आंसर्स में क्या क्या लिखोगे। नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी कंट्री बगैर इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव ही नहीं कर सकती, बूस्ट ही नहीं करेगी, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड। रीजन क्या है? रिसोर्सेज ही नहीं है। हर एक कंट्री के पास हर एक रिसोर्सेज नहीं है। अपने इंडिया के पास पेट्रोलियम नहीं है, तो अपने इंडिया को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पेट्रोलियम। क्यों चाहिए? रोज तुम्हें बाइक चलानी है, स्कूटी चलानी है, कार चलानी है, हमारे पास पेट्रोल है ही नहीं, हमें परचेज करना पड़ता है। किससे परचेज करते हैं? गल्फ कंट्रीज से परचेज करते हैं, अमेरिका से परचेज करते हैं, है ना, रशिया से परचेज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनके पास बहुत ज्यादा पेट्रोलियम है, तो हमें इनसे परचेज करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया ना स्टार्ट। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमको इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। तो सिर्फ हम अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी को करना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि रशिया वालों के पास पेट्रोलियम है तो उनके पास कोई और चीज नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनको बाहर वाली कंट्री से खरीदना है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब फॉरेन ट्रेड से एक और फायदा होता है, टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर हो जाता है कई बार। यानी कोई जैसे अभी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया, आपको मैं बताता हूँ फॉरेन ट्रेड। हमने रफाल खरीदा, है ना, रफाल। अब रफाल क्या है? वो एक बेस्ट एरोप्लेन है ना, फाइटर जेट है। तो अब उसके साथ टेक्नोलॉजी भी तो आई ना हमारी कंट्री के पास। अब वो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री के पास नहीं था, लेकिन हमने जब वो सामान खरीदा, किसी कंट्री से खरीदा, तो वो कंट्री अपना टेक्नोलॉजी भी हमसे शेयर करेगी, बताएगी कि भाई इसमें ये चीजें हैं, आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो फॉरेन ट्रेड की हेल्प से आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देख सकते हो। इट इज थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी अर्न मच ऑफ अवर फॉरेन एक्सचेंज। अब इंटरनेशनल ट्रेड करने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, है ना, विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग मैनी इसेंशियल गुड्स। अब इससे हम कोई दूसरा सामान भी खरीद सकते हैं बाहर की कंट्री से, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा अगर हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी कोई सामान खरीदेंगे तो हम अपने यहाँ से भी तो भेजेंगे, देंगे, बेचेंगे भी तो अपना सामान, है ना। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री लीड्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बिकॉज सच ए ट्रेड प्रोविजंस प्रोवाइड सो मेनी जॉब्स। अब इससे हमें जॉब्स का भी कुछ मिलेगा। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री, अगर हमने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया अपने यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर जॉब्स के भी कुछ फायदे होंगे, और एज वेल एज बिजनेस टू ट्रेडर्स को जॉब्स के लिए भी कुछ मौके मिलेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड गिव्स राइज टू कंपटीशन, और कुछ कंपटीशन में भी यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने से। तो कुछ ये पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं इसको काउंट कर रहा हूं। मैंने टोटल 5 to 6 क्वेश्चन पिक किए हैं, जिसमें से ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसके पेपर में चांसेस आने के बहुत ज्यादा हैं मेरे हिसाब से।
तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इंडियन रेलवेज बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। यानी इंडियन रेलवे ने हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से बाइंड करके रख रखा है और इंडस्ट्रीज को भी और कल्चरल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा रोल अपना प्ले कर रहा है इंडियन रेलवे। तो आइए उसके बारे में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स अपॉन द डेंस नेटवर्क ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट। किसी भी एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब वहां पे रेलवे का एक अच्छा नेटवर्क हो, डेंस नेटवर्क हो, तो वो एरिया बहुत जल्दी से डेवलप कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आसानी से कोई भी इंडस्ट्री अपना ट्रांसपोर्टेशन करवा सकती है, सामान मंगा सकती है, बेच सकती है और आप तक भी वो सामान जल्दी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। They link areas of production with the consumption, agriculture with industry and villages with towns and cities। ये लिंक करने की कोशिश करता है कौन? हमारा इंडियन रेलवे कोशिश करता है, अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटीज लगाता है कि किसी तरीके से जल्दी लिंक कर दे सभी चीजों को, विलेजेस को टाउन से, सिटीज से। तो नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं, अब तो कोशिश की जा रही है बहुत ज्यादा। नॉर्दर्न प्लेन में भी कई सारी हमारे जो नहीं थे हमारे एरियाज लिंक्ड, उनको लिंक करने की कोशिश की जा रही है रेलवे की तरफ से, और हिली एरियाज में भी रेलवे लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, दे हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय assemblages of raw materials and distribution of finished good। अब ये क्या करता है? इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। कौन? रेलवे। कैसे हेल्प कर रहा है? इंडस्ट्री ने कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को कहीं भेजना है, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, टाटा मोटर्स या टिस्को, हमारी ये जमशेदपुर टाटा में प्रेजेंट है ये कंपनी। तो ये क्या करती है? ये बड़े बड़े शील्ड्स बनाती है, आपके जो स्टील्स के बक्स होते हैं वो बनाती है। तो अब वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वो रेलवे का इस्तेमाल करती है। ठीक है, और रेलवे से वो सभी जगह उनको डिस्ट्रीब्यूट करा देती है। ठीक, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने सामान तो बना लेंगी लेकिन बेचेंगी कैसे? अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लो कि किसी कंपनी ने गाड़ीज बनाई, ट्रक बनाए, ट्रैक्टर बनाए, अब उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो वो रेलवे की हेल्प से भेज देते हैं उसको। ठीक है, रेलवेज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। रेलवे जो है तीनों ही सेक्टर को इकोनॉमी के डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आपने पढ़े हैं ये। ठीक है, 9th में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े हो। दे हेल्प इन रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा रेलवे हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो रेलवे है वो अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाउ इज रोड ट्रांसपोर्ट मोर एडवांटेजेस देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। यानी कोई दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके कंपैरिजन में रोडवेज ज्यादा इजी है आपके लिए, ऐसा क्यों? ठीक है, तो रोडवेज ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पीपल्स एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स। अगर थोड़े बहुत भी लोग हैं तो भी रोडवेज आसानी से उसको हेल्प करेगा, और अगर थोड़ा बहुत सामान भी कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी रोडवेज आपको आसानी से ट्रांसपोर्ट करवा देगा और कॉस्ट बहुत कम रहेगी आपकी। रोड ट्रांसपोर्ट डू नॉट नीड अ स्टेशन। इसको किसी स्टेशन की जरूरत नहीं है या किसी पोर्ट की जरूरत नहीं है। अब आपको सी पोर्ट पे जाके जो है वो अगर आप स्टीम जहाज से जाना चाहते हो तो आपको वहां पे पोर्ट पे जाना पड़ेगा, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाकायदा एक स्टेशन बना हुआ होगा, पोर्ट बना हुआ होगा, एयरपोर्ट बना हुआ होगा, लेकिन रोडवेज के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, किसी स्टेशन की खास जरूरत इसको नहीं होती है। इट कैन कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज इजिली एंड क्विकली। शॉर्ट डिस्टेंसेस बहुत जल्दी और क्विकली रोडवेज कवर कर लेता है। देयर आर अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स। रोड्स पे बहुत सारे हमारे व्हीकल्स चलते रहते हैं, कैरी 1 by 1 2 3 6 इतने सारे लोगों को आसानी के साथ हम लोग लेके जा सकते हैं। दे कैन नेगोशिएट ट्रैफिक जैम। और ट्रैफिक जैम की तो खैर दिक्कत तो आती है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये हमारे लिए शॉर्टेस्ट तो है ही है ना, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सबसे अच्छा तो मीडियम है ही है। फिर रोड ट्रांसपोर्ट लाइक रिक्शा, बाइसिकल, ऑटोज एंड स्कूटर्स, ये सब स्कूटीज आपकी, बाइक्स, ये सब भी आपके लिए है जिससे आप लोग आसानी से कहीं भी आ जा सकते हो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे बाय द यूजिंग ऑफ रोड्स। एंड लास्ट में दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। अब डोर टू डोर सर्विस भी हमें मिल जाती है रोडवेज से, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, आसान से पॉइंट्स हैं, आसानी से लिख जाओगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द इंप्रूवमेंट मेड बाय द इंडियन रेलवेज इन इट्स फंक्शनिंग। इंडियन रेलवे ने वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग अपने मतलब इंप्रूव किया है अपने अंदर कि जिससे रेलवेज अब आगे और ज्यादा ग्रोथ कर रही है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइंस
रेलवे क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे नई नई रेलवे लाइंस को भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है अपने रूट्स को, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरफास्ट ट्रेन, बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली एग्जांपल आपके सामने वंदे भारत है, शताब्दी है, राजधानी है, ये कुछ नई ट्रेन है जिसको रेलवे चला रहा है, जिससे वो अपने लिंक को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आप सोचो वंदे भारत से क्या कर दिया उसने कि एक सुपरफास्ट ट्रेन चला दी जिससे आप कहीं भी बहुत ही जल्दी से पहुंच सकते हो जहां भी आपको पहुंचना है ना। तो अब आप जल्दी पहुंच जाओगे, क्विक पहुंच जाओगे। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, जितना भी रेलवे नेटवर्क था वो पहले डीजल इंजन्स पे चलता था, डीजल पर, तो अब डीजल से पॉल्यूशन हो रहा था और रेलवे को बहुत ज्यादा खर्च भी हो रहा था। तो उसने क्या कर दिया, डीजल को हटा दिया, सारे के सारे डीजल इंजन को हटा दिया और इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। आप अब ज्यादातर एरिया में देखोगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस लगा दी गई हैं और आपके इलेक्ट्रिक इंजन पे अब रेलवे अपना वर्क करवा रही है। कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन ऑफ बुकिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स, पहले क्या होता था, मैनुअल टिकट्स मिलते थे, आप खिड़की पे गए टिकट खरीदा रेलवे का मैनुअली, है ना। बसेस में भी था मैनुअली टिकट मिलते थे, अब नहीं मिलते, अब तो कंप्यूटराइज्ड वाले सिस्टम बसेस में भी आ गए। वो छोटी सी एक पॉट मशीन आ गई है, उससे वो लोग टिकट काट के देते हैं। ठीक उसी तरीके से रेलवे भी अब क्या कर दिया, रेलवे ने भी सारे के सारे टिकट जो है वो रिजर्वेशन बुकिंग का या कैंसिलेशन का वो सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया उसने। तो ये हमारे पास कुछ रेलवे ने कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं जिससे कि रेलवे अब आगे और अच्छी तरीके से फंक्शनिंग कर पा रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एक्सप्लेन 3 रीजंस फॉर डेंस रेलवे नेटवर्क इन द नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन में तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया कि बहुत डेंस नेटवर्क है और यहाँ पर जो हमारा जो रेलवे है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं कि वास्ट लेवल ऑफ लैंड, ट्रोपोग्राफिकल सुटेबल फॉर लेइंग रेलवेज, मतलब लैंड पे ही है सारा कुछ नॉर्दर्न में, तो इसलिए रेलवे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कहीं भी। रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड प्लेन्स रिक्वायर्स नेटवर्क ऑफ रेलवेज सस्टेनेबल इकोनॉमी, यहाँ पे क्योंकि लैंड पे ही सब कुछ है और काफी ज्यादा पॉपुलेशन मिल जाती है तो इकोनॉमी डेवलप करने में रेलवे को दिक्कत नहीं आती है। पता लगा स्टेशन तो खोल दिया, वहां पे लोग ही 10 आ रहे हैं, वहां पे ट्रेन पे कोई चढ़ ही नहीं रहा है, तो वहां पे वो इकोनॉमी का प्रॉब्लम आ जाएगा रेलवे को। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में ऐसा नहीं होता है, नॉर्दर्न प्लेन में सब कुछ अवेलेबल है आसानी से, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है इसलिए आसानी से ऑपरेट हो जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ पाइपलाइन का निकाला है क्योंकि मुझे लगता है कि पाइपलाइन से अगर कोई क्वेश्चन आया है ना, वाटरवेज से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं निकाला, एयरवेज से कोई क्वेश्चन नहीं निकाला क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं है वहां से क्वेश्चन आने वाले, लेकिन पाइपलाइन से अगर क्वेश्चन आया तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, कि 4 मेरिट्स बता दो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की क्या होती है। तो पहला होता है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, यानी हमारे पास कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैसेस है, उसको हम आसानी से पाइपलाइन बिछा करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी डिले के, बिना किसी प्रॉब्लम के। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई, ये पाइपलाइन बिछाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इस बच्चों बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है पाइपलाइन बिछाने की, लेकिन बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, लेकिन इसको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसलिए ये ज्यादा इजी पड़ता है इंडस्ट्रीज के लिए। It is economical to transport petroleum, natural gas, fertilizers to interior places of the country. इंटीरियर प्लेसेस पर नेचुरल कंट्री के अंदर अगर कोई नेचुरल गैस पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, पेट्रोलियम का, फर्टिलाइजर्स का, तो वो पाइपलाइन के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, ये ज्यादा इजी पड़ता है। तो बहुत सारी पाइपलाइंस बिछी हुई है, जो बाहर की कंट्रीज जो है, जैसे रशिया है, उसने बहुत बड़ा एक पाइपलाइन नेटवर्क बिछा रखा है गैस का, और वो डिफरेंट कंट्रीज को वो देता है, गैस की सप्लाई देता है। जैसे यूक्रेन के साथ उसका वॉर चल रहा है, लेकिन वो यूक्रेन को इससे पहले पाइपलाइन सप्लाई से गैसेस दे रहा था और दूसरी भी चीजें दे रहा था। ठीक है, तो ये इनके लिए आसान होता है क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं होता है, तो ये आसानी से मेंटेन कर लेते हैं और क्विक पहुंच जाती है वहां पे चीजें, है ना, कोई डिस्टर्बेंस बीच में नहीं आता है। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लॉसेज एंड डिलेज आर रूल्ड आउट। अब देखो, अगर मान लिया उसने शिप के थ्रू भेजने की कोशिश करी, अब शिपमेंट पहुंच ही नहीं पाया, किसी वजह से डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो वहां पर दिक्कत होगी कंपनी को, तो वो उससे ज्यादा इजी उसके लिए क्या हो गया, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इसीलिए कंपनीज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करती है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है पाइपलाइन से, जो कि 4 पॉइंट्स में आपको लिख देना है, और ये खत्म। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है आज का, और यहाँ पे हमारी वीडियो एंड करने वाली है।
तो ये क्या कहते हैं, 4 एडवांटेजेस बता दो रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के, है ना। यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है हमारा इंडिया में, उसके 4 एडवांटेजेस। अब इतना सारा वीडियो में मैंने आपको सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट ही पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरे लिए समझाने के लिए, आप लोग खुद ही लिख दोगे पेपर में, फिर भी बता देता हूँ। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट इन अ फ्यू पर्सन ऑफ स्मॉलर एरियाज और शॉर्ट डिस्टेंसेज, यानी शॉर्ट डिस्टेंसेज पे आसानी से कुछ लोग भी हैं तो भी रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराएगा। रोड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो फीडर सर्विसेज टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही तो रेलवे स्टेशन जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, सी पोर्ट जाएंगे, तो इसकी बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से 3 मार्कर या 4 मार्कर में अगर क्वेश्चन आया, 5 मार्कर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कुछ पॉइंट्स बना के लिख देना। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे वीडियो हमारी एंड कर जाती है बच्चों। हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब आज की वीडियो खत्म हो गई। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इस वीडियो में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पेपर में 100% मुझे उम्मीद है कि यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। सिर्फ इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे पीछे मोड कर दिया जाएगा। सिर्फ मुझे उम्मीद है रेलवे से या रोड ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आने वाला है, बाकी जो कम्युनिकेशन है उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पाइपलाइन से अगर बना तो एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया आपके लिए, यही बनेगा और कोई नहीं बनने वाला। तो ये मेरे हिसाब से है 5 क्वेश्चन मैंने आपको 100% इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, वो आप लोग देख लो। तो इसी के साथ बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और अब अगर आप लोगों को हमारे चैनल पे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपके पास आने वाली और वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। इसके बाद मैं आपके लिए मैप की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सारे के सारे मैप बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं ज्योग्राफी से एक और चैप्टर की वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो सकता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए और लाइक और शेयर जरूर करिए चैनल को, और कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है मेरी। अगर पसंद नहीं आ रही है तो आखिर क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं मैं, आप लोग वो कमेंट में मुझे बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को समझने में, तो मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करूंगा। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स, और बने रहिए चैनल के साथ में, और भी वीडियोस डालूंगा। और 100% श्योर हूं मैं कि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं, और जो मेरी आगे भी वीडियोस आएंगी उनमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग देखते रहिए चैनल।